अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, आज हम जो कंटिन्यू में पढ़ेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर या सोमेटिक सिम्पटम इलनेस डिसऑर्डर स्टार्ट किया था, जो हमने इनकम्प्लीट किया था। आज हम उसको जो है वो कंप्लीट जो है वो करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो एक्चुअल में सोमेटिक सिम्पटम इलनेस डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें सिम्टम आप इनवॉलंटरी होती हैं, पर्सन के कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती, उनको डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो है वो रिलेटेड डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। सोमेटिक सिम्पटम इलनेस डिसऑर्डर से जो रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें सिम्टम वॉलंटरीली जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, वो कौन कौन से हैं, वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले आ जाए तो हम यहाँ देख लेते हैं कि जो रिलेटेड डिसऑर्डर जिनमें हमने जिक्र किया, जिसमें सिम्टम जो है वो पर्सन के कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, उनको वॉलंटरीली कंट्रोल कर सकता है। उन डिसऑर्डर को कहा जाता है फैब्रिकेटेड या इंड्यूस इलनेस। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, फैब्रिकेटेड या जो है वो इंड्यूस इलनेस डिसऑर्डर। ये रिलेटेड डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है सोमेटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर से, क्योंकि इसमें जो है वो सिम्टम जो है वो सेम वैसी होती हैं जैसे जो है वो सोमेटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर में होता है। तो फैब्रिकेटेड और इंड्यूस इलनेस डिसऑर्डर में पर्सन जो है या पीपल जो है वो इंटेंशनली जो है वो सिम्टम को प्रोड्यूस करते हैं किसी ना किसी पर्पस या गेन के लिए। मिलिंजिंग, और ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मिलिंजिंग जो है या मिलिंजिंग और सोमेटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर के दरमियान क्या डिफरेंस है, या मिलिंजिंग एंड फैक्टिशियस डिसऑर्डर एंड सोमेटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर के दरमियान जो है वो क्या डिफरेंस है। तो उस लिहाज से आप बता सकते हैं कि जो फैक्टिशियस डिसऑर्डर है या मिलिंजिंग डिसऑर्डर है, उसमें पर्सन विलफुली कंट्रोल करता है सिम्टम को, जबकि जो सोमेटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर है, उसमें सिम्टम जो है वो पर्सन के कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती। अब आगे आ जाए तो सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं मिलिंजिंग का। मिलिंजिंग में क्या होता है कि इसमें इंटेंशनली प्रोड्यूस होती हैं फॉल्स या ग्रॉसली एग्जैजरेटेड फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम, यानी वो रिलेटेड डिसऑर्डर है जैसे पर्सन सिम्टम खुद से प्रोड्यूस कर सकता है, या जो है वो अपनी ऑलरेडी उसको कोई माइनर सिम्टम है तो उसको एग्जैजरेट कर सकता है। और वो क्यों करता है, किसी ना किसी एक्सटर्नल इंसेंटिव के लिए। एक्सटर्नल इंसेंटिव में कोई काम से बचना हो, कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उससे जो है वो अवॉइड करना हो, कोई फाइनेंशियल कंपनसेशन लेनी हो, या कोई ड्रग वगैरह ऑब्टेन करनी हो, तो इन सारे एक्सटर्नल इंसेंटिव है, एक्सटर्नल पर्पज़ के लिए पर्सन जो है वो आप कह लो सिम्टम को एग्जैजरेट जो है वो कर सकता है, या फॉल्सली जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। पीपल जो मिलिंजर करते हैं नो रियल फिजिकल सिम्टम, यानी इतना कि पर्सन के अंदर कोई रियल फिजिकल सिम्टम नहीं होती, अगर होंगी तो वो माइनर होती हैं जिनको वो एग्जैजरेट करते हैं। पर्पज़ इनके बिहाइंड क्या होता है कि उनको कोई ना कोई एक्सटर्नल इंसेंटिव का आउटकम चाहिए होता है, और जो है उनके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो है वो दैट दे व्यू एज इम्पोर्टेंट रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम इलनेस, के उनको उस इलनेस की वजह से जो है वो मिल सकता है। पीपल जो हु मिलिंजर कैन स्टॉप द फिजिकल सिम्टम एज सून एज दे हैव गेन बट दे वांटेड, जैसे उनको वो मिल जाता है जो उनको चाहिए होता है, साथ ही उनकी वो सिम्टम्स भी जो है वो आप कह लो बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाती हैं। आगे आ जाएँ तो फिर बताया हुआ फैक्टिशियस डिसऑर्डर। फैक्टिशियस डिसऑर्डर में आता है जो इम्पोज ऑन सेल्फ और अकर व्हेन अ पर्सन इंटेंशनली प्रोड्यूस और फेन फिजिकल साइकोलॉजिकल सिम्टम सोली टू गेन अटेंशन। पीछे हमने बात की, वो सिम्टम को प्रोड्यूस करते हैं, एग्जैजरेट करते हैं किसी न किसी एक्सटर्नल इंसेंटिव के लिए, जबकि फैक्टिशियस में दूसरों की तवज्जो या अटेंशन को गेन करने के लिए वो सिम्टम को एग्जैजरेट करते हैं। जैसे आपने अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे लोग देखे हैं, जब उन्होंने आपकी तवज्जो या अटेंशन जो है वो गेन करनी हो, तो तब जो है वो सिम्टम को जो है वो कोई भी सिम्टम को जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं या एग्जैजरेट कर सकते हैं। तो पीपल जो फैक्टिशियस डिसऑर्डर के तरह होते हैं, वो सिम्टम खुद को इंजरी भी कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सिर्फ दूसरों के टेंशन को गेन करने के लिए। नेक्स्ट कहा जाता है मॉन्चेंसन सिंड्रोम। ये भी फैक्टिशियस डिसऑर्डर की एक टर्म है, जिसमें जो है वो आप कहते हो फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज ऑन सेल्फ, यानी जब वो खुद को हार्म पहुँचाए, अपनी सेल्फ को, अपनी ज़ात को नुकसान पहुँचाए दूसरों की तवज्जो अटेंशन को गेन करने के लिए, तो उसको हमने नाम देते हैं मॉन्चेंसन सिंड्रोम। और फिर जब वो तवज्जो गेन करने के लिए दूसरों को हार्म पहुँचाए, ठीक है, जब वो इम्पोज करें इंजरी और अदर, तो उसको आप कहते हो मॉन्चेंसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी, यानी ये फैक्टिशियस डिसऑर्डर है जिसमें वो दूसरों की अटेंशन को गेन करने के लिए खुद को इंजर्ड करेंगे। जब सेल्फ पे करेंगे तो आपने मॉन्चेंसन सिंड्रोम कहोगे, और जब दूसरों को जो है वो इंजर्ड करके या दूसरों को हार्म पहुँचा के वो अटेंशन गेन करेंगे, तो उसे कहेंगे मॉन्चेंसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी। अकर व्हेन अ पर्सन इन्फ्लिक्ट इलनेस और इंजरी ऑन समवन एल्स टू गेन द अटेंशन ऑफ मेडिकल इमरजेंसी पर्सनल, या टू बी द हीरो ऑफ सेविंग विक्टिम। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो आपकी बुक में बताइए कि फॉर एग्जांपल एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो वो पहले पेशेंट को जो है वो कोई ऐसी ड्रग दे के उसको जो है वो हम कह लो कि उसको सीवियरली इल करेगा, या उसको जो है वो एकदम जो है वो उसके उसके जो है वो आप कह लो कि उसका रिदम जो है वो हार्ट का डिस्टर्ब करवाएगा, एरिथमियास को करवाएगा, उसके बाद फ़ौरन से जो है उसका CPR वगैरह करके
जो है वो उसको सेव करके जो है वो हीरो बनने की जो है वो कोशिश करेगा। आगे आ जाओ तो इनका जो है वो एटियोलॉजी बताया कि सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के जो है वो क्या क्या एटियोलॉजी। इसमें दो थ्योरीज बेसिकली बताई, एक साइको सोशल थ्योरी और दूसरी बायोलॉजिकल थ्योरी। साइको सोशल थ्योरी वालों का ये कहना था कि एक पर्सन जब अपनी स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर रखता है, दूसरों के साथ एक्सप्रेस नहीं करता, तो उसके लिए उन्होंने टर्म यूज़ की इंटरनलाइजेशन। वो जो अनएक्सप्रेस या वो इंटरनलाइज फीलिंग और स्ट्रेस है वो कन्वर्ट हो सकती हैं फिजिकल सिम्टम। यानी जो साइकोसोशल थ्योरी वालों का है उनका ये मानना है कि लोग जब अपनी स्ट्रेस को अंदर रखते हैं तो दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, तो वो प्रोन हो सकते हैं कि उनको जो है वो सोमैटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है। बायोलॉजिकल थ्योरीज वालों का जो है वो ये कहना था कि क्लाइंट कैन नॉट, यानी उनको सोमैटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर तब हो सकता है जब वो सॉर्ट ना कर सकें रेलेवेंट को फ्रॉम इररेलेवेंट जो है वो स्टिमुलाई। बायोलॉजिकल थ्योरी वालों का ये कहना था कि फॉर एग्जांपल जैसे इसमें आप देख सकते हो कि क्लाइंट कैन नॉट सॉर्ट द रेलेवेंट फ्रॉम इररेलेवेंट जो है वो स्टिमुलाई एंड एक्सपोज इक्वली टू बोथ जो है वो टाइप, यानी उसको फ़र्क ना पता चले कि किस स्टिमुलाई पर उसने रिस्पॉन्स शो करना है और किस पे जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करना है। जैसे आप देख सकते हो आगे बताया, दे मे एक्सपीरियंस अ नॉर्मल सेंसेशन सच एज पेरिस्टाल्सिस एंड अटैच अ पैथोलॉजिकल रादर देन अ नॉर्मल मीनिंग टू इट। यानी उसमें जो है वो होंगी उनको नॉर्मल सेंसेशन, लेकिन उसको जो है उनको ये लगेगा कि शायद उनकी जो है जैसे कि बाउल मूवमेंट्स जो है तो उनको ये लगेगा कि नहीं जो है वो उनकी बाउल मूवमेंट्स जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं, उनको कुछ सेंसेशन फील हो रही है, तो जो है वो ये कोई क्रैम्प्स वगैरह नहीं है, ये कोई सीवियर जो है वो इलनेस है। टू लिटल इनिबिशन ऑफ सेंसरी इनपुट एम्पलीफाई द अवेयरनेस ऑफ फिजिकल सिम्टम, यानी वो जो उनके माइनर स्टिमुलाई होते हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा वो एम्पलीफाई कर लेते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा आप फील कर लेते हैं, या जिसकी वजह से जो है जो उनकी माइनर सिम्टम भी होता है या माइनर बॉडी सेंसेशन होते हैं उनको भी ज़रूरत से ज़्यादा वो एग्जैजरेट कर लेते हैं। तो ये तो माइनर डिस्कम्फर्ट है, जैसे नीचे एग्जांपल बताइए जैसे मसल टाइटनेस वगैरह, जब वो उसको एम्पलीफाई कर लेते हैं तो उनको लगता है कि शायद उनको कोई सीरियस जो है वो इलनेस हो गई है। तो बायोलॉजिकल थ्योरी वालों का ये था कि जब एक पर्सन रेलिवेंट और इरेलीवेंट स्टिमुलाई के दरमियान जो है वो डिफरेंस नहीं कर सकता या दोनों को इक्वली ट्रीट करता है या अपनी जो माइनर सिम्टम है उसको तो ज़्यादा फील करता है, एम्पलीफाई करता है, तो उसकी वजह से भी उनको सोमैटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हो सकता है। आगे आ जाओ तो नेक्स्ट इसमें दो तरह के गेन बताएं, एक प्राइमरी गेन और दूसरा सेकेंडरी गेन। स्कैनिंग सोमैटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर में जिक्र किया गया है कि वो लोग जो उनके अंदर ये फिजिकल सिम्टम प्रोड्यूस होती हैं बेसिकली उनकी सिम्टम वर्स होती हैं जब उनको जो है वो इन दो गेन के ज़रिए वर्सनिंग ऑफ फिजिकल सिम्टम हेल्प देम टू मीट साइकोलॉजिकल नीड्स फॉर सिक्योरिटी अटेंशन और अफेक्शन, यानी वो जो उनकी वर्सनिंग सिम्टम्स हैं उससे जो है वो बेसिकली उनको एक आप कह लो साइकोलॉजिकल उनकी जो नीड्स है सिक्योरिटी की, अटेंशन और अफेक्शन वो पूरी होती हैं। वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं? इन दो गेन की वजह से। जब उनको ये दो गेन मिलते हैं तो उनकी वजह से वो उनकी वो सिम्टम्स आप कह लो उनकी फिजिकल सिम्टम मजीद स्ट्रेंथन होती हैं, वो मजीद जो है वो आप कह लो वर्स की तरफ जो है वो जा सकते हैं, आपके लिए मजीद प्रोलॉन्ग हो सकती है। प्राइमरी गेन क्या होता है कि इसको जो है वो डायरेक्ट एक्सटर्नल बेनिफिट भी कहते हैं, जिसमें वो जो है वो दैट बीइंग सिक होकर उनको जैसे मिलता है, नीचे वो सिक होंगे उनको कोई ना कोई एक्सटर्नल इंसेंटिव मिलेगा, एंजाइटी उनकी रिलीफ हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट या डिस्ट्रेस जो है वो जब उनको होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो काम से अवॉइड कर सकते हैं, कोई ना कोई उनको एक्सटर्नल उस लिहाज से जो है वो बेनिफिट जो है वो हो सकता है। जबकि सेकेंडरी गेन जो है वो इसको इंटरनल या पर्सनल बेनिफिट भी कहते हैं। अब ऊपर याद है प्राइमरी गेन हमने एक्सटर्नल बेनिफिट इसलिए कहा क्योंकि उसमें कोई ना कोई उसको एक्सटर्नल इंसेंटिव मिलेगा, जैसे ही वो सिक हुआ है तो उसकी वजह से जो है उसको काम से अवॉइड हो जाएगा, जब काम से अवॉइड होगा तो उस वजह से जो है वो उसकी जो एंजाइटी है जहाँ जाके उसको पहले फियर हो रहा था उसका वो फियर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंडरी गेन में हमने इसको कहा कि इंटरनल या पर्सनल बेनिफिट है जिसमें पर्सन को जो है वो बेसिकली जो बेनिफिट मिलता है, गेन मिलता है, वो उसको अटेंशन के थ्रू मिलता है। अटेंशन फ्रॉम फैमिली मेम्बर या कंफर्ट में, जैसे कोई बीमार है तो कहेंगे बेड पे मली चाय बना के लाएँ या उसको मसाज वगैरह कर देंगे। तो बेसिकली सेकेंडरी जो गेन है याद है कि उसमें इंटरनल या पर्सनल बेनिफिट पर्सन को मिलेगा और जो कि प्राइमरी गेन है उसमें एक्सटर्नल बेनिफिट होता है, कोई ना कोई उसको एक्सटर्नल इंसेंटिव मिलेगा। जैसे एक पर्सन है वो कहता है कि जो है वो उसको जो है वो फिजिकल सिम्टम से कहा जाएगा कि आप 2 दिन छुट्टी कर लो, 4 दिन छुट्टी कर लो, रेस्ट कर लो, यही प्राइमरी गेन है। सेकेंडरी गेन में क्या सब उसका हाल पूछने चले जाएंगे, उसके लिए फूलों का बुके ले जाएंगे या उसको कोई जो है वो चाय वगैरह बना दें या कुछ वगैरह बना दें, तो ये सारे आपके पास आ जाते हैं सेकेंडरी गेन। आगे अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात की जाए तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आ जाता है पेन सिम्टम इनको हो सकती हैं, हेडेक की कंप्लेंट कर सकते हैं, एब्डोमेन में पेन हो सकती है, हेड में, जॉइंट्स में,
बैक में, चेस्ट में, रेक्टम में, या जो है वो पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन हो सकती है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है उनको पेन हो सकती है। जीआई सिम्टम की बात किया जाए तो नोजिया, ब्लॉटिंग, वॉमिटिंग, डायरिया, इंटॉलरेंस जो है वो सेवरल फूड उनके अंदर हो सकती है। सेक्सुअल सिम्टम जो है वो इस तरह के पेशेंट में हो सकते हैं, सेक्सुअल इंटरफ्रेंस उनके अंदर हो सकता है, इरेक्टाइल या इजैकुलेटरी डिसफंक्शन हो सकता है मेल्स में, इरेगुलर मेंसेस फीमेल में हो सकता है, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या वोमिटिंग थ्रू आउट प्रेगनेंसी हो सकती है। सूडो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें जो है वो बेसिकली कन्वर्जन सिम्टम्स आ जाती हैं, कुछ जैसे कि उनकी जो है वो कोऑर्डिनेशन या बैलेंस इम्पेयर्ड हो सकती है, कोई पैरालिसिस या लोकलाइज वीकनेस उनके अंदर हो सकती है, स्वॉल्विंग में उनको डिफ़िकल्टी हो सकती है, कोई लंप उनको फील हो सकता है कि उनके थ्रॉट में एफोनिया, उनको लगेगा कि जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यूरिनरी टेंशन, हेलुसिनेशन, लॉस ऑफ टच, पेन सेंसेशन, डबल विजन, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, जो है वो सीजर, डिसोसिएटिव सिम्टम्स जिसमें उनको लगेगा कि उनको कुछ याद ही नहीं, एमनीसिया, मेमोरी लॉस, ये लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अदर देन फेंटिंग जो है वो हो सकता है। तो ये कुछ फिजिकल सिम्टम्स बताइए हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताइए जो सोमैटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर के पेशेंट में हो सकते हैं। ये शीला की बुक में नहीं प्रेजेंट, ये ओल्ड बुक में प्रेजेंट थी, जस्ट फॉर सेक ऑफ योर जनरल नॉलेज है, या अगर पास्ट पेपर में से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए जो है वो आपको बताया हुआ है। फिर आगे आ जाओ तो आपके पास आ जाता है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। इसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आ जाता है कि आपके पास जो है इस तरह के पेशेंट, याद रहे कि हम किसी डिसऑर्डर को तब जो है वो मेंटल डिसऑर्डर का नाम देते हैं जब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो डीएसएम में बताया उसको जो है वो पर्सन जो है वो मीट करे। इसमें क्राइटेरिया क्या बताया हो कि किसी पर्सन के अंदर एक से ज़्यादा सोमैटिक सिम्टम प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रेसिंग उसके लिए उसको कॉन्टीन्यूसली स्ट्रेस उसके लिए क्रिएट कर रही है, या उसकी वजह से उसकी जो डेली लाइफ है उसमें कोई डिसरप्शन आ रही है, एक्सेसिव थॉट्स, फीलिंग या बिहेवियर रिलेटेड टू सोमैटिक सिम्टम है, यानी उनको जो है वो उन सिम्टम्स को लेकर जो है वो वापस थॉट्स आती हैं कि हाँ मुझे सीरियस इलनेस हो गया है, या वो हर वक्त सैड डिप्रेस फील कर रही है, उसकी जो है उसकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, वो कोई एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो तब आप उसको जो है वो कहोगे। जैसे नीचे बताया कि एक्सेसिव थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर हो सोमैटिक सिम्टम के लिए आते हैं, उसके साथ साथ इन 3 चीज़ों में से जो है वो एटलीस्ट एक अगर सिम्टम प्रेजेंट है तो तब आप उसको डायग्नोज करते हो। डिसप्रोपोर्शनेट एंड परसिस्टेंट थॉट्स अबाउट द सीरियसनेस ऑफ वन सिम्टम, ठीक है, यानी इसको बार बार डिसप्रोपोर्शनेट या परसिस्टेंट जो थॉट्स आ रही है अपनी इलनेस के लिए आते कि उसको सीरियस इलनेस हो गई है, वो कॉन्टीन्यूसली है, परसिस्टेंट है, एंड जो है डिसप्रोपोर्शन जो एक नॉर्मली एक पर्सन को एक सिचुएशन के लिए आते होनी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा है। तब परसिस्टेंट हाई लेवल ऑफ एंजाइटी अबाउट हेल्थ और इलनेस, अपनी हेल्थ या जो है वो सिम्टम के लिहाज से ज़रूरत से ज़्यादा एंजाइटी है, एक्सेसिव टाइम एंड एनर्जी डिवोटेड टू दीज सिम्टम्स, ज़्यादातर टाइम वो इन एनर्जी इन सिम्टम्स के बारे में सोचने में या इनको जो है वो मैनेज करने के लिए आदत स्पेंड करता है। लास्ट में आता है ये बताया हुआ है कि एनी वन सोमैटिक सिम्टम मे नॉट बी कॉन्टीन्यूसली प्रेजेंट, स्टेट ऑफ बीइंग सिम्टोमेटिक इज परसिस्टेंट, नहीं हो सकता है वो जो फिजिकल सिम्टम वो वेरी करते हैं, कभी कोई हो, लेकिन ये सारी होते हैं उसको एटलीस्ट 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका हो, और जो बीइंग सिम्टोमेटिक है इन्हें सिम्टम्स का होना वो परसिस्टेंट है, तो तब डीएसएम कहता है कि आप उसको डायग्नोज करोगे तो उसको सोमैटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर है। नेक्स्ट ये आ जाओ तो इसमें ये वही क्राइटेरिया बताया हुआ है जो मैंने आपको पीछे बताया, इसमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के लिहाज से जो है वो बताया हुआ। माइल्ड में जब उसको सिर्फ एक सिम्टम प्रेजेंट हो, मॉडरेट में जो है वो उसको 2 सिम्टम प्रेजेंट हो, सीवियर में आ जाता है जब उसको 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो सिम्टम प्रेजेंट हो, तो तब उसको जो है वो आप डायग्नोज करोगे कि इधर इसको माइल्ड लेवल का है, मॉडरेट या सीवियर लेवल का जो है वो सोमैटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट में बात की जाए तो इस तरह के पेशेंट को आप एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हो, उनकी अगर पेन है तो पेन मैनेज करने के लिए कोई जो है वो विजुअल इमेजिनिंग जिनको कहते हैं कोई अच्छा इमेजिन कर लें, कोई रिलैक्सेशन टेक्निक जो है वो जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, माइंड डाइवर्शन या मेडिटेशन थेरेपी वगैरह उनके साथ की जा सकती है। इसके अलावा इस तरह के पेशेंट को फिजिकल थेरेपी जो है वो की जा सकती है, फिजियोथेरेपी वगैरह, जिससे अगर उनकी कोई मोटर वीकनेस है या कोई सेंसरी डेफिसिट वगैरह हो गया तो उसको बेहतर किया जा सके। इन्वॉल्वमेंट इन थेरेपी, डिफरेंट जो है वो जो ग्रुप थेरेपी है उनमें इस तरह के पेशेंट को इन्वॉल्व करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियल थेरेपी, जिसमें पर्सन की कॉग्निशन बेहतर किया जाता है कि अगर उनको कोई स्ट्रेस है, कोई साइकोलॉजिकली पेन है या कोई फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से जो है उनको सिम्टम प्रोड्यूस हो तो वो दूसरों के साथ शेयर करें, या अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ उनकी थॉट्स नेगेटिव है
जिसकी बात है वो कॉन्टीन्यूसली स्ट्रेस का शिकार है, तो वहाँ पे उनके उन थॉट्स को चेंज करके उनके इरेशनल जो बिलीव्स हैं उनको चेंज करके जो है उनकी लाइफ में बेहतरी लाई जाती है। नीचे वही बात आ जाती है जो हमने लास्ट जो है वो लेक्चर में डिस्कस की थी कि सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर और जो कन्वर्जन डिसऑर्डर के साथ हैं, ज़्यादातर लोग इस तरह के लोग जो है वो ट्रीटमेंट मेंटल हेल्थ सेटिंग में लेते हैं, जबकि जो अदर हैं जैसे पेन डिसऑर्डर या इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के लोग हैं, इस तरह के लोग ज़्यादातर जो है वो मेडिकल जो है वो सेटिंग में देखने को जो है वो मिलते हैं। आगे आ जाए तो लास्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन आ जाती है कि सोमेटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर को आप क्या बीइंग अ नर्स जो है वो बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल किस तरीके से मैनेज करोगे। सबसे पहले आप जो है वो हेल्थ टीचिंग देते हो, एक डेली रूटीन को इस्टेब्लिश करवाते हैं उनकी कि उन्होंने ये टास्क इस तरीके से परफॉर्म करना है, क्योंकि एक डेली रूटीन इस्टेब्लिश होगी तो उससे भी उनका माइंड डाइवर्ट होगा, उनका अपनी उन सिम्टम्स की तरफ जो है या जो उनको एक्सेसिव थॉट्स आ रही हैं उनकी तरफ ध्यान कम जाएगा। सेकेंडली आप उनकी एडिकेट न्यूट्रिशन को जो है वो प्रोमोट करोगे और स्लीप को। फिर आता है नेक्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल फीलिंग, क्योंकि पीछे हमने बात की कि अकॉर्डिंग टू साइको सोशल थ्योरी इतना कि पेशेंट के अंदर डिसऑर्डर होने की एक वजह ये इंटरनलाइजेशन, तो यहाँ पे उनको जो है वो बेसिकली आपने उनको इनकरेज करना है कि वो किस तरीके से अपनी फीलिंग को जो है वो दूसरों के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। रिकग्नाइज रिलेशनशिप, स्ट्रेस का जो है और फिजिकल सिम्टम का आपस में रिलेशनशिप क्या वो उनको बताना है। कीपिंग का चलना है, उनको कह सकते हैं कि आप जो है वो अगर कुछ ऐसा फील कर रहे हो आप दूसरों से शेयर नहीं कर सकते तो आप राइट डाउन कर सकते हो। टाइम कम से कम उन्होंने स्पेंड करना है अपनी फिजिकल कंप्लेन पे, उनके बारे में सोचने में, और उनके जो प्राइमरी और सेकेंडरी गेन है उनको लिमिट करना है। यानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने जो है या नर्स ने जो है वो फैमिली को पेशेंट को कहना है कि आपने इनको वो जो गेन है, यानी जब वो सिक होते हैं तो उनको तब अटेंशन दी जाती है, तब उनको एक्सटर्नल इंसेंटिव मिलता है, उसके बजाय उनको आम रूटीन में भी जो है वो ये सारी चीज़ें दें ताकि उनको वो प्राइमरी गेन जो है वो गेन, जब उनके वो प्राइमरी सेकेंडरी गेन लिमिट होंगे तो वो जो उनकी सिम्टम जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग होती थी वो उसमें जो है वो कमी लाई जा सकती है। कोपिंग स्ट्रैटेजी में उनको इमोशन फोकस कोपिंग स्ट्रैटेजी सिखाई जा सकती है। प्रॉब्लम फोकस जो है वो कोपिंग स्ट्रैटेजी जिसमें कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो आपने सिखाना है। और इमोशन में उन्होंने अपनी इमोशंस को जो इधर सैडनेस की है, डिप्रेस की इमोशन है, एनजाइटी की है, उन इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है वो उनको सिखाया जाता है। जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गाइडेड इमेजिनरी या डिस्ट्रैक्शन टेक्निक के साथ जो है वो उनको इमोशन फोकस कोपिंग स्ट्रैटेजी जो है वो सिखाई जा सकती हैं। फिर लास्ट में आ जाता है आपके पास क्लाइंट और फैमिली को क्या एजुकेट करेंगे। उनको सबसे पहले वही जो हमने पीछे बात की कि उनकी डेली रूटीन आपने इस्टेब्लिश करनी है कि उन्हें कब रेस्ट करना है, कब एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन वगैरह हेल्प उनको गाइड करना है कि स्ट्रेस का और फिजिकल सिम्टम का आपस में रिलेशनशिप क्या है। प्रॉपर उनकी न्यूट्रिशन और रेस्ट और एक्सरसाइज का जो के बारे में उनको एजुकेट करना है। रिलैक्सेशन टेक्निक जो भी हमने पीछे बात की वो उनको एजुकेट करना है। उसके आते फैमिली को क्लाइंट को एजुकेट करना है, ठीक है, कि जो है या बाय रोल प्लेइंग आप उन्हें कर सकते हो, सोशल इंट्रैक्शन के जरिए उनको एजुकेट कर सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने खुद को सोशलाइज करना है। इनकरेज करना है फैमिली को कि वो उनको अटेंशन और इनकरेजमेंट अपने पेशेंट को तब दें व्हेन हैज़ फीवर कंप्लेन, ताकि उनके अंदर वो जो प्राइमरी सेकेंडरी गेन है वो डेवलप ना हो। इनकरेज द फैमिली टू डिक्रीज स्पेशल अटेंशन व्हेन क्लाइंट इज सिक, जब सिक है तब अटेंशन जो है वो ज़्यादा देने के बजाय आम रूटीन में उनको ज़्यादा दें। तो ये कुछ ऐसी इंटरवेंशन है जिससे जो है वो सोमेटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर को जो है वो बेहतर किया जा सकता है। इसके साथ जो है वो हमारा सोमेटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर कंप्लीट होता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं।